विद्यार्थियों, आपका पीआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपके हिंदी का पेपर कैसा रहा प्रिय विद्यार्थियों? आज काफ़ी बच्चों ने कमेंट बॉक्स पर बताया और व्हाट्सएप द्वारा मैसेज भेजा कि सर जो आपने वीडियो भेजा था उसके काफ़ी अच्छे सवाल आए और काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की सर आज सोशल साइंस का भी आज पेपर लेकर आप आ जाइए। तो मैं आज आपके लिए एक सोशल साइंस का पेपर लेकर आया हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है और पूरा वीडियो देखे और समझे और अच्छे से मोस्ट सवाल है वही लेकर आया हूँ। इसलिए आप अच्छी तैयारी करें, क्योंकि कल शाम को वीडियो डाला था, उसके बाद आज मैंने पूरे दिन वीडियो नहीं डाला सुबह, क्योंकि मैं सोशल साइंस की तैयारी कर रहा था और अच्छा वीडियो बना रहा था। इसलिए आपके लिए एक अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ। तब आप अच्छी तैयारी करें और अच्छे नंबरों से पास हो। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइबर करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। प्रिय विद्यार्थियों, अभी आपके पढ़ाई का टाइम है, कम टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, आपके है, भारत का अंतिम वायरस था, यानी भारत में जो ब्रिटिश शासन था उसमें अंतिम वायरस यानी गवर्नर जनरल कौन था, सरकार में मेन अधिकारी कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, इरविन, यानी इसमें लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वायरस था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? यानी स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू किसने की थी? बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट बच्चों। लॉर्ड डोलोजी ने, वारेन हेस्टिंग ने, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने, ऑल्ट मैकेजी ने, यानी इसमें सच सही है। क्या सही है? सच सही है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? यानी निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? और खनिज, जल, मृदा, उपयुक्त सभी। तो इसमें प्राकृतिक संसाधन में खनिज भी आता है, जल भी आता है, मृदा भी आता है, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों को कहा जाता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं उसको क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं, पार्षद, सरपंच या सांसद? उनको हम सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं? सांसद। और अंग्रेजी बोलते शॉर्ट में MP। भारत में रॉलेट एक्ट लागू कब हुआ था? भारत में रॉलेट एक्ट लागू कब हुआ था? 1819 में, 1918 में, 1821 में या 1919 में? तो 10 ये 1919 में। छठा सवाल है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है? प्राचीन उद्योग राजस्थान का कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग या शक्कर उद्योग? तो इसमें प्राचीन उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइबर करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। अगला सवाल है, खंड ब है, यानी निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। यानी दोनों जो संख्या होती है अ के सामने जो संख्या होगी, पर्सन होगा, उसको उत्तर को मिलान करना है आप आपस में। तो ईवीएम का पूरा नाम है, ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू हुआ था 1929 में। बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले 1929 में लागू हुआ था। बंगाल विभाजन 1905। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था यानी 1939 में। अगला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। हैदर अली और टिप्पू सुल्तान खालजिगा के शासक थे, तो यहाँ पर हमने खालजिगा भर दिए, तो वो है मैसूर। क्या है? मैसूर। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता उसे एक खालजिगा बनाती है, तो यहाँ हमने संसाधन या खालजिगा में आया गया संसाधन। जो हमने रेड से लिखा है वो खालजिगा थी, हमने आपके सुविधा के लिए लिख दिया है। समानता का अधिकार एक खालजिगा अधिकार है, यहाँ आएगा मौलिक अधिकार। क्या आएगा? मौलिक अधिकार। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया था, तो यहाँ खालजिगा में जो ये खालजिगा थी हमने भर दिया शिवाजी। नगर परिषद के अध्यक्ष को खालजिगा कहते हैं सभापति। क्या कहते हैं? सभापति। प्रिय विद्यार्थियों, जो आज मैं पेपर लेकर आया हूँ बहुत मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट, और इनमें से 100% सवाल आएंगे, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और मन लगा के इसको पढ़ना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 3 बार, और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी।
अब खंड स, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता वाले जिले के नाम दे। राजस्थान में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है और सबसे कम कहाँ है? राजस्थान में सबसे साक्षरता ज़्यादा है कोटा में। कहाँ है? कोटा में। और सबसे कम है वो है जालोर। अगला सवाल है, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? यानी धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? तो धर्म को राज्य से अलग रखना इसलिए महत्वपूर्ण है, बहुमत की निरक्षरता से चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव न हो। यानी बहुमत के आधार पर इसको अलग रखें तो जो अल्पसंख्यक के जो लोग होते हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक संसाधन उपयोग में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं हो, नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन भी न हो। यानी धर्म से अलग रखेंगे तो इसको नागरिकों के मौलिक अधिकार हनन नहीं होगा, किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं होगी, अपने अपने धर्म का प्रचार करेंगे, किसी एक धर्म के ऊपर नहीं थोपा जाएगा, तो सब अपने अपने धर्म का प्रचार आराम से कर सकते हैं। 9वां सवाल है, स्वीप कार्यक्रम क्या है? स्वीप कार्यक्रम क्या है? स्वीप कार्यक्रम क्या है? तो मतदाताओं, नागरिकों, निर्वाचकों के निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने तो उसकी सहभागिता बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा बहुमुखी कार्यक्रम को सुव्यवस्थित मतदान शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता को स्वीप कहते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या आशा है? स्वतंत्र न्यायपालिका है उससे क्या आशा है तो उसके बारे में आपको बताना है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका वह न्यायपालिका जिसके कार्य में विधेयिका, कार्यपालिका या सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, उसे स्वतंत्र न्यायपालिका कहा जाता है। इस प्रकार की न्यायपालिका को शक्तियाँ सीधे संविधान से प्राप्त होती हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, उसके विधेयक, कार्यपालिका और सरकार से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वो आज़ाद होती है, अपना काम स्वयं कर लेती है, क्योंकि उसको डायरेक्ट सीधा संविधान से कानून प्राप्त होता है, सब शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। 10वां, झूम खेती किसे कहते हैं? झूम खेती बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। झूम खेती घुमत खेती को कहा जाता है। झूम खेती होती है, घुमत खेती लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वो लोग खेती करते हैं, उसको झूम खेती कहते हैं। उसका नाम घूम खेती हो गया है। इस खेती में जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों के ऊपर कृषि की जाती है, उनसे वन को काटकर या जलाकर खेत तैयार किए जाते हैं। झूम खेती में जो बड़े जंगल होते हैं बड़े बड़े, वहाँ जंगलों की कटाई होती है और वहाँ जलाकर मैदान बनाया जाता है। मैदान बनाए जाने के बाद वहाँ 2 साल 3 साल खेती की जाती है और वहाँ से लोग उठ के दूसरी जगह चले जाते हैं, उसको झूम खेती कहते हैं। सिपाहियों को नए कास्तूर ऊपर क्यों ऐतराज था? जो सिपाही थे उनको नए कास्तूरों के ऊपर ऐतराज क्यों था? तो सिपाहियों को नए कास्तूर के प्रयोग पर ऐतराज था क्योंकि एनीफील्ड राइफलों में प्रयुक्त होने वाला कास्तूरों को राइफल भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। जो राइफल होती उसको भरने से पहले मुंह से उस ढक्कन को खोलना पड़ता था। इन कास्तूरों में मुंह बंद करने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया था। जो मुंह बंद ढक्कन होते हैं ना गोली के ऊपर, उसको सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। इस बात हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के सिपाहियों के लिए आपत्तिजनक थी। यानी हिंदू और मुसलमान, हिंदुओं के लिए गाय आस्था का केंद्र था और मुसलमानों के लिए सूअर, तो ये दोनों ही आपत्ति कर रहे थे कि हमको ये कास्तूर है, इसके ऊपर हम बंदूक में राइफल में नहीं भरेंगे। इसलिए क्योंकि उनको धर्म नष्ट होना मानता था, इसलिए सैनिकों ने कास्तूर का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। जो कास्तूर आए थे राइफल में, उन्होंने मना कर दिया कि हम इन कास्तूरों का प्रयोग नहीं करेंगे। अब 11वां है, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार क्या है? सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार देश के सभी वैश्विक नागरिकों को मत देने का अधिकार सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार कहलाता है। यानी जो देश के सभी वैश्विक जो 18 साल से ऊपर है वो वैश्विक मताधिकार है, उनको देने का, वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी धर्म से हो, जाति से हो, लिंग से हो, समुदाय से हो, सभी को मत देने का अधिकार है। उसको सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार कहा जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? पेट्रोल है उसको काला सोना क्यों कहा जाता है? वर्तमान भारत में उत्तर इसका, वर्तमान समय में पेट्रोलियम और इससे निर्मित उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, स्नैक आदि मूल्यवान होने के साथ साथ इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, इसलिए पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। 13वां सवाल है, प्राथमिक क्रिया और तृतीयक क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक क्रिया और तृतीयक क्रिया में क्या अंतर है आपको स्पष्ट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ। प्राथमिक क्रिया में उन मानवीय क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्क्रमण से होता है। यानी प्राकृतिक क्रिया उन मानवीय क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्क्रमण में होता है, जैसे कृषि, मछली,
पालन और खनन आदि। जबकि तृतीय क्रिया वे मानवीय क्रिया है जिसके द्वारा प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का सेवा प्रदान की जाती है, जैसे यातायात, व्यापार, बीमा, बैंकिंग आदि। ये आपको ना आए तो इसका हमने एक और अच्छा मोस्ट सवाल दिया है अथवा में दिया है, वो है रोपण कृषि क्या है। रोपण कृषि क्या है? तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रारूप है जिसमें एकल व्यापारिक फसल जैसे काजू, कवा, रबड़, गन्ना, कपास आदि उत्पन्न की जाती है, जिसमें बड़े पैमाने में श्रम पूंजी के साथ परिवहन साधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि कृषि उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों या आसपास के कारखानों में किया जाता है। वो रोपण खेती जो महंगी महंगी चीज़ें होती है, फसलें, उसके लिए वो रोपण खेती की जाती है। 14वां सवाल है कृषि आधारित उद्योग खनिज आधारित उद्योगों में अंतर कीजिए। कृषि आधारित उद्योग वो होता है इस सैनिक उद्योग कच्चा माल के रूप में वनस्पति फसलों से प्राप्त उत्पादनों का उपयोग किया जाता है, और इन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में खनिज वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। और दूसरा, ये अन्य उद्योगों के पोषण नहीं करते हैं और अन्य दूसरे उद्योगों के पोषण कार्य भी करते हैं। इसमें सूती वस्त्र, चीनी, डेयरी उत्पादन का उपयोग आते हैं। इसमें लोहा स्तंभ और तांबा शोधन का उपयोग होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों? विश्व की जनसंख्या है वो अत्यंत तीव्र गति से प्रमुख कारण से बढ़ रही है लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धि में वृद्धि होना, जिसमें मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन जन्म दर में कमी न होने के कारण प्राकृतिक वृद्धि की दर में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा लोगों के प्रवास भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है। एंड अब जो जनसंख्या वृद्धि का कारण है, क्योंकि अब जनसंख्या जन्म दर में वृद्धि हुई, मृत्यु दर में कमी आई है, लोग मर कम रहे, जन्म ज़्यादा रहे, तो उसमें क्या है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अब 16वां सवाल है प्राच्यवादी शिक्षा के विरुद्ध में दो अंग्रेजों का नाम है। प्राच्यवादी जो प्राचीन काल जो शिक्षा थी उसके विरुद्ध में दो अंग्रेजों का नाम है। तो लॉर्ड मैकाल और जेम्स मिल, दो थे, लॉर्ड मैकाल और जेम्स मिल। राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की दो योजनाओं के नाम लिखिए। तो भामाशाह रोजगार सृजन योजना और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये राजस्थान में भी चल रही है। 17वां सवाल, राजस्थान में 1857 क्रांति में कितनी सैनिक सामनियाँ थी? तो राजस्थान में 1857 की जो क्रांति थी, सैनिक सामनियाँ थी। पहली थी नसीराबाद, निशम, एनीपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, और ये जरूर आपके एग्जाम में आएगा। 18वां सवाल है हाशीकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। हाशीकरण शब्द से आप क्या समझते हो, उसको आपको लिखना है। किसी व्यक्ति या समुदाय को समाज की मुख्य धारा से अलग कर देना या अलग हो जाना हाशीकरण कहलाता है। जो किसी व्यक्ति या समुदाय होता है वो समाज की मुख्य धारा से अलग कर देना या अलग होना हाशीकरण कहलाता है। इसके परिणामस्वरूप समाज के कुछ समुदाय अथवा एक ही समुदाय के कुछ समूह निम्न सामाजिक स्तर का जीवन जीते हैं और शैक्षिक व अन्य संस्थानों को अपने पूंछ नहीं बना पाते हैं। इसका ये ना आए तो दूसरा है आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण। एंड आदिवासी जो हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं, इसके 2 आदिवासी लगातार हाशिए पर खिसकते जा रहे हैं, इसके 2 कारण निम्नलिखित हैं। आदिवासी विभिन्न कारणों से अपनी वन भूमि को खोते जा रहे हैं और इससे आजीविका के साधन समाप्त हो रहे हैं। आदिवासी को अपनी आजीविका प्राप्ति हेतु कस्बों और शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है, जहाँ गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने में मजबूर हो रहे हैं। 19वां सवाल है अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? अपराध की जांच करती है उसमें पुलिस की क्या भूमिका होती है वो आपको बताना है। मैंने आपका उत्तर बता दिया है और आपको ये समझना है, क्योंकि वीडियो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया तो आप सोचे सर आपने वीडियो बहुत बड़ा बना दिया। आपको एक मानचित्र दिया जाएगा राजस्थान का, तो उसमें आपको जगह बतानी है, बीकानेर कहाँ है, जोधपुर कहाँ है, भीलवाड़ा कहाँ है और जयपुर कहाँ है। देखो मैं जूम करके आपको बता देता हूँ जो भी है। देखो बीकानेर, तो यह आपको बता देंगे यहाँ पे बीकानेर है, ये है बीकानेर। उसके बाद आपको बताया जोधपुर, तो ये है जोधपुर। उसके बाद है भीलवाड़ा, क्या है भीलवाड़ा, तो यहाँ पर आपके देखो जिसमें पर ढूंढो ये रहा भीलवाड़ा। और उसके बाद में आपको बताया है चौथा है जयपुर, तो जयपुर आपके देखो
ये रहा जयपुर। तो ऐसे आपको टिक मार्क करना है और उसमें नाम लिखना है कि भाई ये मानचित्र में ये जगह यहाँ पर है। 21वां सवाल है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है। तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है जनक शैल, दूसरा है जलवायु, तीसरा है उच्च कार्बनिक पदार्थ और समय। तो जनक शैल में रंग, गठन, गुण, धर्म, खनिजों की मात्रा प्रांगण होती है और जलवायु में तापमान, वर्षा से वायु मंच निर्माण की दर, उच्च वन में सुगंधा, ढाल, मृदा संचय की स्थिति और कार्बनिक पदार्थ में वनस्पति, प्राणी जात, जीव जात पदार्थ और समय, मृदा प्रवेशता और मोटाई व प्रकार। ये होते हैं मृदा को निर्माण में प्रभावित करने वाले कारक। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ये आपको ना आए तो अथवा में मृदा के निम्नीकरण के प्रमुख कारण और इसके रोकने अथवा इसके संरक्षण के उपाय को विस्तार से बताइए। तो आपको ये भी करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके जो भी है आपको आपके पास में से और इस वीडियो में से देखे तो मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। एक बार आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मसल बनाना, वैदिक कार्य जो भी है। और 22वां सवाल है, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है। असमान वितरण यानी अलग अलग क्यों है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है, तो ये क्यों है। तो उसके एक तो भौगोलिक कारण है। क्या कारण है। भौगोलिक कारण। दूसरा सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, आर्थिक कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। यानी विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भौगोलिक कारण विश्व के जिन क्षेत्रों में धरातलीय बनावट, जलवायु, मृदा जल की उपलब्धता, पर्याप्त मात्रा में खनिज भंडार, मानवीय आवश्यकताओं के अनुकूल पाए जाते हैं, वहाँ पर सघन जनसंख्या, अन्य स्थानों की विरल जनसंख्या पाई जाती है। और सामाजिक कारण जिन क्षेत्रों में अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य प्राप्त सुविधा, शांति व्यवस्था की प्राप्ति सुविधा मिले, वहाँ ज़्यादा जनसंख्या है। सांस्कृतिक और आर्थिक। और ये भी ना आए तो जनसंख्या पिरामिड क्या है, किसी देश की जनसंख्या को समझने के लिए किस प्रकार मदद करती है। और 23वां सवाल है, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस समय किस तरह बिताया। यानी जो मुगल बादशाह था उसने आखिरी समय जो साल था किस तरह बिताया, वो आपको बताना है। मुगल शाह जफर थे, अंतिम समय यातनाओं के साथ बीता। 1800 का नेतृत्व करने वाले मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर सितंबर 1857 दिल्ली पर दोबारा अंग्रेजों द्वारा कब्जे करने के बाद मुकदमा चलाकर आजीवन कारावास की सजा दी गई। अक्टूबर 1857 उन्हें सजा के लिए रंगून जेल भेज दिया गया। इस रंगून जेल में नवंबर 1862 में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस दी। आज भी हम रंगून की स्वतंत्रता सेनानियों की मजार देख सकते हैं। और ये भी ना आए तो आपको ये दिक्कुओं के आदिवासी के गुस्से के क्या कारण थे। और ये भी और एक सवाल है, 1857 क्रांति के क्या क्या कारण थे, असफलता के कारण और क्या कारण थे, ये भी आ सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का इतना ही। कल मैं और सुबह आपके लिए सोशल साइंस का अच्छा एक और पेपर लेकर आऊँगा। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।